हेलो एवरीवन, दिस इज मी शलभ दीक्षित। दोस्तों, भारत के फाइनेंशियल मार्केट में आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी खबर की जिसने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एकदम हलचल मचा दी है। आज जियो ब्लैकरॉक के ऑफर ने 17,800 करोड़ रुपए जुटाकर एक नया इतिहास रच दिया है। ये सिर्फ एक डेब्यू नहीं है, ये एक नए दौर की शुरुआत है। जियो ब्लैकरॉक एक जॉइंट वेंचर है भारत की जानी मानी जियो फाइनेंशियल सर्विस और अमेरिका की दिग्गज एसेट मैनेजमेंट कंपनी ब्लैकरॉक के बीच का। इस जॉइंट वेंचर की घोषणा जुलाई 2023 में की गई थी। इस जॉइंट वेंचर के आने का मेन मकसद था कि भारत के एसेट मैनेजमेंट सेक्टर में डिजिटल फर्स्ट के साथ क्रांति लाना। इसके बाद जनवरी 2024 में इन दोनों कंपनियों ने म्यूचुअल फंड के बिजनेस में प्रवेश किया और साथ ही 117 करोड़ का निवेश भी किया। अब बात करता हूँ उस खबर की जिसने पूरे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को हिला के रख दिया है। आज 7 जुलाई 2025 को जियो ब्लैकरॉक ने बताया कि उन्होंने अपने पहले एनएफओ में न्यू फंड ऑफर में 17,800 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं। ये एनएफओ केवल 3 दिन के लिए खुला था, जिसमें 67,000 के करीब रिटेल निवेशकों ने पार्टिसिपेशन किया था और 90 से ज़्यादा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का यहाँ पे पार्टिसिपेशन रहा था। जियो ब्लैकरॉक ने जिस स्कीम के तहत ये पैसा जुटाया है उसको भी समझ लीजिए। यहाँ पे जियो ब्लैकरॉक अपने 3 फंड लेके आया था, जिसमें पहले फंड का नाम था जियो ब्लैकरॉक ओवरनाइट फंड, दूसरा फंड था इनका जियो ब्लैकरॉक लिक्विडिटी फंड और तीसरा फंड था यहाँ पे जियो ब्लैकरॉक मनी मार्केट फंड। इतना बड़ा रिस्पॉन्स मिलने के बाद जियो ब्लैकरॉक भारत की 15 टॉप 15 एसेट मैनेजमेंट कंपनी में शामिल हो गई है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, जियो ब्लैकरॉक के आने से पहले भारत में कुल 47 एसेट मैनेजमेंट कंपनियां काम कर रही थी और अपने डेब्यू में ही टॉप 15 में आ जाना बहुत बड़ा अचीवमेंट आप कह लीजिए जियो ब्लैकरॉक ने पाया है। 2 जुलाई को बंद हुआ ये एनएफओ भारत के कैश और डेट फंड का सबसे बड़ा ऑफर था। इतना ही नहीं, जियो ब्लैकरॉक ने अब ब्रोकिंग सेक्टर में भी एंट्री ले ली है। 25 जून 2025 को सेबी की तरफ से जियो ब्लैकरॉक को ब्रोकिंग का भी लाइसेंस यहाँ पे मिल गया है। अब ये कंपनी स्टॉक ब्रोकर और क्लियरिंग मेंबर के रूप में भी भारत के बाजार में काम कर सकती है। यानी जियो ब्लैकरॉक सिर्फ म्यूचुअल फंड तक ही सीमित नहीं है, अब यहाँ पे स्टॉक मार्केट में भी जियो ब्लैकरॉक ने अपनी पकड़ जमानी शुरू कर दी है। ये दोनों कंपनियां मिलकर भारत के बाजार में लगभग 150 मिलियन डॉलर, जिसकी कीमत करीब निकल के आती है 1200 करोड़ के पास का निवेश करने की बात कर रही हैं। आपको बता दें, जुलाई 2023 में रिलायंस इंडस्ट्री से जियो फाइनेंशियल का डीमर्जर हुआ था। उस समय कंपनी के शेयर वैल्यू 261.85 तय किया गया था और अगस्त में इसकी लिस्टिंग बीएसई पर 265 रुपये पर हुई थी। यही जियो फाइनेंशियल सर्विस अब ब्लैकरॉक के साथ मिलकर जियो ब्लैकरॉक एसेट मैनेजमेंट कंपनी भारत में लेकर आ रही हैं। भारत में इस कंपनी की शुरुआत कर रही हैं। डिजिटल फर्स्ट की अप्रोच और रिलायंस की पहुंच को देखते हुए ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अब बहुत ज़्यादा ये जो स्टॉक मार्केट है और म्यूचुअल फंड है, ये बहुत ज़्यादा भारत में विस्तार से एकदम फैलने वाले हैं। हो सकता है आने वाले समय में हमें यहाँ स्टॉक मार्केट में और ज़्यादा निवेशक देखने को मिल जाएं और ज़्यादा हमें लिक्विडिटी बढ़ती हुई दिख जाए, क्योंकि अब जियो ब्लैकरॉक ऐसी कंपनियाँ इस फील्ड में उतर आई हैं। क्योंकि ऑलरेडी हम लोग जानते हैं जियो फाइनेंशियल के पास ऑलरेडी एक प्लेटफॉर्म यहाँ पे तैयार बना हुआ है। जियो नेटवर्क हम हर जगह जानते हैं कि बहुत बड़ी कंपनी है रिलायंस, हर जगह इनका नेटवर्क जो है वो फैल चुका है और इसका बेनिफिट डेफिनेटली यहाँ पे जियो ब्लैकरॉक एसेट मैनेजमेंट को ज़रूर मिलेगा। अब ऐसे में अगर ये कंपनी डिस्काउंट ब्रोकरेज और स्मार्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म लेकर आती है तो ऑब्वियस सी बात है, इनके जो कॉम्पिटिटर हैं जैसे ज़ेरोदा हो गया, ग्रो हो गया, इनके लिए बहुत तगड़ी मुसीबत बढ़ने वाली है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि रिलायंस यहाँ पे कैसे काम करती है, किस तरीके से वो कस्टमर को पहले अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। बहुत सारे लुभाने वाले ऑफ़र दिए जाते हैं, कस्टमर को तोड़ा जाता है, उसके बाद धीरे धीरे रिलायंस यहाँ पे जो है वो अपना जो प्राइसिंग है, जो चार्ज है वो बढ़ाना शुरू करता है। तो ऐसे में होता क्या है, इनके जो कॉम्पिटिटर हैं वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाते हैं। जैसे अगर आप टेलीकॉम सेक्टर में याद करिए तो जब जियो नहीं था कितनी सारी कंपनियां होती थी, एयरसेल हुआ करती थी, एक टाटा डोकोमो ऐसी कंपनी थी, ऐसे बहुत सारी कंपनियां थी। लेकिन जैसे ही जियो की एंट्री होती है मार्केट में कॉम्पिटिटर कितने रह गए? 3। बीएसएनएल भी है, लेकिन ऐसे अगर जनरली देखें कस्टमर बेस पे तो सिर्फ 2 ही कॉम्पिटिटर हैं। एक आपका एयरटेल है, दूसरा वोडाफोन है। वोडाफोन बहुत मुश्किल से यहाँ पे सर्वाइव कर पा रहा है, बचेगा नहीं बचेगा उस पर भी असमंजस बना हुआ है।
तो कहने को अब बस एक ही इनका कॉम्पिटिटर रह गया है, वो है भारती एयरटेल। तो कहने का मतलब है जब भी रिलायंस किसी सेक्टर में उतरता है, किसी बिजनेस में उतरता है, तो उनके जो कॉम्पिटिटर होते हैं उनकी मुसीबत तो डेफिनेटली यहाँ पे बढ़ती है। और साथ ही इनके पास इतना फंड अवेलेबल होता है कि इनके लिए ये सब काम कर पाना, सस्ते में डिस्काउंट ब्रोकरेज की शुरुआत कर पाना बहुत ज़्यादा आसान होता है। मुझे नहीं लगता कि इतना टफ होने वाला है यहाँ पे रिलायंस के लिए कुछ भी। तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि आज जो हुआ है, जियो ब्लैक रॉक की जो धमाकेदार शुरुआत हुई है, वो आने वाले समय में भारत के स्टॉक मार्केट या फाइनेंशियल मार्केट की जो स्थिति है वो एकदम ही बदल के रख देने वाली है। बहुत ज़्यादा नए निवेशक हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब ये जो स्टॉक मार्केट है, जहाँ पे हम लोग देखते हैं अमेरिका के बाज़ार में 45% 50% लोग निवेश करते हैं, इंडिया की बात करें तो हार्डली 7 से 8% ही निवेश करते हैं। तो ये जो संख्या है भारत में, ये मुझे लग रहा है जो गैप बना हुआ है इतना ज़्यादा, ये मुझे लग रहा है जियो ब्लैक रॉक ही यहाँ पे कवर कर पाएगा। आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, आप इसके बारे में भी कमेंट करके जानकारी दे सकते हैं। चलिए दोस्तों, फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। दिस इज़ मी शलभ दीक्षित, साइनिंग ऑफ।